हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है। आज हम डिस्कस करेंगे घुटनों में होने वाले दर्द के बारे में, नी पेन के बारे में। बेसिकली सर्दियों में ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है। पेशेंट हमारे पास आते हैं कंप्लेंट के साथ भी सर्दियों में घुटने में ज़्यादा दर्द होने शुरू हो गया, या और कई कंप्लेंट्स होती हैं, क्वेश्चन होते हैं भी। मार्केट में 100 तरह के सप्लीमेंट है, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। घुटनों में इंजेक्शन लगवाने चाहिए, ग्रीस के इंजेक्शन, स्टीरॉयड के इंजेक्शन, या डॉक्टर बोल रहा है घुटने बदलवाने चाहिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण आपका घुटना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अब इसको बदलवाना चाहिए, नहीं बदलवाना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब भी किसी बॉडी के जॉइंट में सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए या दर्द होना शुरू हो जाए तो उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। जब ये घुटने में हो जाता है तो इसको नी आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके 3 मेजर कॉजेज होते हैं। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज के कारण होता है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जो ऑटोइम्यून होता है, तीसरा होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, यानी कि चोट लगने के बाद जब घुटने में आर्थराइटिस हो जाए। तो सबसे पहले आप ये घुटना देखिए। हमारे घुटने में 2 हड्डियां होती हैं, ऊपर की तरफ फीमर, नीचे की तरफ टिबिया। दोनों बोन्स के जो एंड होते हैं उस पे कार्टिलेज होता है, जो एक स्मूथ सरफेस होता है, स्लिपरी सरफेस होता है, जो दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने नहीं देता, जिसके कारण हमारा घुटना है जो वो अच्छी तरह से काम करता है। उसमें फ्रिक्शन नहीं होती और हड्डियां आपस में रगड़ती नहीं है तो दर्द नहीं होता। इसी के साथ साथ नीचे की तरफ 2 मेनिस्कस भी होते हैं, जिसको हम एक तरह के शॉक अब्जॉर्बर भी बोलते हैं, जैसे किसी व्हीकल में शॉकर्स होते हैं वैसे। तो ये क्या करते हैं, जब भी हमारी बॉडी का वेट पड़ता है तो वो नीचे वाली हड्डी पे वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नॉर्मल जॉइंट की एक पिक्चर है। देखो, दोनों हड्डियों को कार्टिलेज ने कवर कर रखा है और दोनों कार्टिलेज में फ्लूइड है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको घुटने की ग्रीस भी बोल देते हैं पेशेंट्स हमारे। तो बेसिकली जब आर्थराइटिस होता है तो ये कार्टिलेज जो होता है वो बहुत पतला हो जाता है, या कई कई जगहों पर ये हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज को खा जाते हैं। उसके बाद क्या है, जब ये कार्टिलेज गायब हो जाता है तो एक तरह से दोनों घुटने की हड्डियां आपस में रगड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे दर्द होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ऑर्थोआइटिस है जो वो 50 ईयर्स के बाद होना शुरू होता है, लेकिन कई बार यंग एज में भी पेशेंट्स देखे गए हैं ऑर्थोआइटिस के। तो ये है जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो कार्टिलेज है वो खत्म हो गया है और जॉइंट में सूजन आ गई है, और जो हड्डी है वो साइडों से बढ़नी शुरू हो गई है, जिसको ओस्टियोफाइट्स बोलते हैं। जब भी ये रगड़ेंगी आपस में तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये इस पिक्चर में यही चीज़ दिखाई गई है। लेफ्ट की तरफ आपका नॉर्मल घुटना है जो कार्टिलेज से कवर है, राइट की तरफ जो है घुटने में कार्टिलेज टूट रहा है या गायब हो रहा है, और आपकी जो बोन है वो रफ हो रही है, खुरदड़ी सी हो रही है। जब भी रगड़ेगी तो दर्द होगा। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स आप सबको पता ही है, दर्द होना, सूजन आनी, स्टिफनेस होनी जॉइंट में, या कई बार बोलते हैं पेशेंट कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, क्रेपिटस आ रहा है। उसके बाद है चलने फिरने के टाइम ये लगता है जैसे भी हमारा घुटना स्लिप ना कर जाए, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर स्लिप करके बाहर की तरफ ना निकल जाए, जिसको जॉइंट इंस्टेबिलिटी भी बोल देते हैं। सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। कई पेशेंट्स को जब ये क्रोनिक दिक्कत आती है, लंबे समय से ये दिक्कत आ रही होती है, तो वो अपने चलने का अंदाज बदल लेते हैं। जिस भी अंदाज में उनको थोड़ा सा कंफर्ट लगे तो वो गेट अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। इसके रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे पहले जब मैंने आपको बताया एज, एक पर्टिकुलरली एज के बाद हमारी बॉडी है जो वो रिपेयर करना कम कर देती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम बढ़ जाते हैं। उसके बाद है कोई चोट लगी हो जॉइंट पे, कभी हम गिर गए हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो। उसके बाद कोई ऐसे हमारे ऑक्यूपेशन होते हैं, नौकरियां होती हैं जिसमें ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उस पर भी नी पे स्ट्रेस पड़ता है। या जैसे कई बार जो टेलर होते हैं जो प्लेथी मार के बैठे रहते हैं, उनका घुटना मुड़ा रहता है, उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद अगर मसल वीक हो आपके, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तब भी घुटने पे प्रेशर पड़ेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो रिस्क फैक्टर हैं उनमें इंक्लूडेड है ये चीज़ें। उसके बाद अगर आपको डायबिटीज़, शुगर या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस मेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखा गया है और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। अगर आपके हेरिडिटरी देखा गया है तो आपको भी चांसेस होते हैं भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको भी हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले इसमें टेस्ट कौन कौन से करवाते हैं। टेस्ट में है एक एक्सरे और सीटी स्कैन। एक्सरे में क्या ऐसी चीज़ देखते हैं डॉक्टर जिससे हमें पता लगता है भी इसको आर्थराइटिस है। तो ये देखिए, एक्सरे में जो नॉर्मल घुटना है वो लेफ्ट की तरफ दिखाया गया है, उसमें स्पेस ज़्यादा होती है, दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी नहीं ना हुई, और देखो स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, ठीक है, रफ सरफेस नहीं है, खुरदरा सरफेस नहीं है। वही राइट की तरफ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक्सरे है पेशेंट का, उसमें देखो एक तो गैप कम हो गया, दूसरी चीज़ है जो हड्डियों का सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, खुरदरा सा हो गया, रफ हो गया है। इसी चीज़ को आप इस एक्सरे में भी देख सकते हैं, ठीक है। और सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं हम कार्टिलेज या जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं या मेनिस्कस होते हैं उनको देखने के लिए। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में देखिए, सबको ये होता है भी आप दवाई दे दो पेन ख़त्म हो जाए। देखिए, पेन ख़त्म करना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। अगर आप घुटनों पे ज़्यादा वेट डालोगे तो घुटने ख़राब होने ही होने हैं। तो जैसे ही आप अपना वेट कंट्रोल करोगे आपको खुद ब खुद फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है इसमें। देखिए, एक्सरसाइज का एक तो मेन फंडा है, हमने जो भी एक्सरसाइज करनी है उसका रीज़न है जो हमारे मसल्स हैं, जो भी मसल्स हमारे घुटने के आसपास के एरिया में हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएं, वो स्ट्रोंग हो जाएं, ताकि हमारे घुटने पे कम से कम असर पड़े। या खुदा ना खास्ता अगर बाद में आपको घुटने की सर्जरी करवानी है, रिप्लेसमेंट करवानी है, तो आपके ये मसल काफ़ी स्ट्रोंग होने चाहिए, तभी आपकी रिकवरी भी जल्दी होती है और घुटना बदलवाया आपको हेल्प भी करता है। तो इसमें सबसे पहले ये पोजीशन में आप देखिए, बैठ जाइए और टांग को ऊपर नीचे करना है, हर 10-10 बारी करना है, हर 10 मिनट बाद, सुबह दोपहर शाम को। उसके बाद आप ऐसे लेट सकते हैं, पैर के नीचे एक टॉवल रख लिया और अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है, इससे स्ट्रेचिंग होती है घुटने के जॉइंट की। तीसरी एक्सरसाइज ये है, आप दीवार से पीठ लगा के बैठ जाइए और अपनी टांग को नीचे फर्श पे प्रेस कीजिए और मोड़ लीजिए, फिर प्रेस कीजिए, इससे भी घुटने की मसल्स हैं उन पे स्ट्रेच पड़ता है। चौथी एक्सरसाइज देखिए, आप दीवार के साथ पीठ लगा के बैठ जाइए और घुटने के नीचे टॉवल लगा लीजिए। टॉवल लगाने के बाद आप उसी साइड की टांग को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, इससे जो मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज होती है। पांचवी, आप कुर्सी पे बैठ के धीरे से आराम से घुटनों पे हाथ रख के खड़े होने की कोशिश कीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर खड़े होने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप टेबल पे बैठ के अपनी टांगों को क्रॉस करके दोनों टांगों को उठा सकते हैं, फिर नीचे कर सकते हैं, फिर उठा सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज जो भी हैं ये हमारे जो मसल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करती हैं। और ये एक्सरसाइजेज करने की तरफ आपको ध्यान ये रखना है भी आपको ये एक्सरसाइजेज एक तो आराम से करनी है, कोई भी इसमें काली नहीं करनी है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है भी ये एक्सरसाइजेज सुबह दोपहर शाम हर 3 टाइम दिन में 5-10 मिनट के लिए कीजिए, उससे आपको मसल के काफ़ी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। इसके बाद है फिजियोथेरेपी वाले क्या एडवाइस करते हैं। फिजियोथेरेपी में भी एक तो ये एक्सरसाइजेज ही एडवाइस करते हैं, एक होती है हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, जिसको एक्वाथेरेपी भी बोलते हैं। बेसिकली कोई भी स्विमिंग पूल होता है जो, उसमें ये एक्सरसाइजेज करवाते हैं, इसमें इंक्लूडेड होती है स्विमिंग भी इसमें हाइड्रोथेरेपी में भी इंक्लूडेड होती है। इसका फंडा ये है, जब भी आप पानी में जाते हैं तो आपका वेट है वो आपको बॉयंसी के कारण कम महसूस होता है, तो एक्सरसाइज करनी आसान हो जाती है, घुटने पे प्रेशर भी कम पड़ता है और आप पूरी प्रॉपरली एक्सरसाइज भी कर पाते हैं। इसके बाद है एक टेंस मशीन आती है जिसको ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं। ये पैड्स लगा देते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पैड्स होते हैं घुटने के आसपास, तो 5-10 मिनट के लिए ये लगा देते हैं। एक तरह का आप इसको बोल सकते हैं माइनर इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जिससे दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद है दवाइयाँ आप कौन कौन सी यूज़ करते हैं इसमें। सबसे पहले है, आप जब भी कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर लें।
आपकी फ़िज़िकल हालत कैसी है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, उस चीज़ों को देख के ही दवाइयाँ दी जाती हैं। मैं इन जनरल बता रहा हूँ। सबसे कॉमन जो पेन किलर यूज़ होती है ओवर द काउंटर पैरासीटामोल, उसके बाद सूजन या दर्द कम करने के लिए नसैड्स में ब्रूफन आ जाती है, टेरिकॉक्सिब आ जाती है और काफ़ी सारी दवाइयाँ आ जाती हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है ऑइंटमेंट, पेन किलर ऑइंटमेंट्स होती हैं, ये आप एरिया पे लगा सकते हैं। ऑइंटमेंट टैबलेट खाने से ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपको वो बॉडी को नुकसान नहीं करेंगी। इसके बाद है सप्लीमेंट्स। अब बाज़ार में काफ़ी तरह के सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, जैसे सबसे पहले है ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्रेन सल्फेट। साइंस के मुताबिक ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्रेन सल्फेट का इस्तेमाल करने से आपके घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली आप एक तरह का आप अपने आप को झूठा दिलासा ही देते हो ये सारे सप्लीमेंट्स लेके। लेकिन आप कैल्शियम, विटामिन D3 और प्रोटीन, ये चीज़ें आप ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि ये देखा गया है इंडियन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस खास करके फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखी गई है। उसके बाद विटामिन D के लेवल भी ठीक नहीं होते हैं। अगर आप ये सप्लीमेंट्स लोगे तो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेंगी और आपकी बोन्स में जान आएगी और ये आपके घुटने के जो बोन्स हैं वो आपकी बॉडी के वजन को भी सह सकती हैं। उसके बाद है जो पेशेंट्स पूछते हैं भी इंजेक्शन कौन कौन से लगवाने चाहिए भी या नहीं। देखिए 3 तरह के इंजेक्शन अवेलेबल हैं जो घुटने के अंदर लगते हैं। सबसे पहला स्टीरॉयड का इंजेक्शन। स्टीरॉयड का इंजेक्शन कुछ केसेस में हेल्पफुल होता है, जैसे आपको ऑटोइम्यून आर्थराइटिस है या आपकी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उन केसेस में स्टीरॉयड का इंजेक्शन देने से कुछ हद तक आराम आ जाता है, माइल्ड टू मॉडरेट जब आर्थराइटिस होता है तभी। लेकिन सभी केसेस में स्टीरॉयड का इंजेक्शन हेल्पफुल नहीं होता है। इसके बाद है हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं ग्रीस डालना भी बोलते हैं काफ़ी पेशेंट्स। साइंस ये कहती है हाइलुरोनिक एसिड का जो इंजेक्शन है वो लगवाने या ना लगवाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इस इंजेक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन इस इंजेक्शन से कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तीसरा इंजेक्शन है PRP इंजेक्शन। PRP बेसिकली क्या है, जो पेशेंट होता है उसी का ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं खून में से, और वही जो प्लाज्मा है जिसमें प्लेटलेट होते हैं वो घुटने में इंजेक्शन के ज़रिए लगा देते हैं। तो ये काफ़ी न्यू थेरेपी है। ये इंजेक्शन लगाने से कुछ केसेस में आराम देखा गया है। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ये प्लाज्मा उनको एक तो रोकता है, दूसरी चीज़ है इसमें ग्रोथ फैक्टर होता है, वो हमारी कार्टिलेज की रिपेयर में भी हेल्प करता है। इसके बाद है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी इस पिक्चर में दिखाई भी गई है। दूरबीन के जरिए हम जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं उनको निकाल सकते हैं। उसके बाद जब कार्टिलेज अगर कहीं से फटा हुआ है या 10-15% कार्टिलेज डैमेज है तो हम कार्टिलेज ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके बाद है टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। देखिए अगर आपका जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है, आपका घुटना सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस की कैटेगरी में है, स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस की कैटेगरी में है, चला फिरा नहीं जा रहा और आपकी एज 60 से ज़्यादा है, तो ज़्यादातर डॉक्टर आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की एडवाइस देते हैं। लेकिन अगर आपको यंग एज में ये हुआ है, मान लीजिए 40, 45, 50 की एज में ये हो गया, तो इन केसेस में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जिसको हम एक तरफ का घुटना भी घुटने की एक तरफ की साइड भी बदलने को बोलते हैं। लेफ़्ट साइड में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट दिखाई गई है, राइट साइड में टोटल नी रिप्लेसमेंट दिखाई गई है। तो ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो या कुछ हो। आजकल इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह करने से रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है और नी रिप्लेसमेंट के बाद इसकी लाइफ 20 to 25 ईयर्स आराम से होती है। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपने कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, टेक केयर।